हम पढ़ रहे हैं मीटर ब्रिज। हम क्या पढ़ रहे हैं? मीटर ब्रिज। ठीक है। मीटर ब्रिज का क्या काम होता है? टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। ये अननोन रेजिस्टेंस को काम में कैलकुलेट करने के काम में आता है। थोड़ी सी थ्योरी अगर लिखनी है तो लिख लो। इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है? ये किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है बच्चों, लिख रहे हो आप लोग? इसका डायग्राम देख लो। हमने आपको बताया था कि एक हमको लकड़ी का प्लैंक मिलता है। ठीक है, वुडन प्लैंक। एक आपको वुडन प्लैंक दिया जाता है। वो वुडन प्लैंक पे एक स्केल होता है और उस स्केल की मेजरमेंट होती है 0 से 100 सेंटीमीटर। मतलब 1 मीटर का स्केल इसके ऊपर मेजर, आप 1 मीटर तक की लेंथ को इस पे मेजर कर सकते हो। ठीक है। राम लेट कैसे हो गए आज की क्लास में? चलो आओ। इस वुडन प्लैंक पे 1 मीटर लंबी एक वायर लगी होती है। ये भी बताया था आप लोगों को। देयर इज अ वायर ऑन दिस वुडन प्लैंक, है ना। वो वायर की लेंथ क्या होती है? चलो सुनने की कोशिश करेंगे फिर से। इसके ऊपर एक एक वायर लगी होती है 1 मीटर की। वो 1 मीटर की जो वायर होती है, इस वायर का मटेरियल हमने क्या लिया था? आपको लास्ट क्लास में बताया था। कॉन्स्टेंटिन का लेते हैं या मैग्निन का लेते हैं या फिर यूरेका लेते हैं। और ये सारे ही क्यों लेते हैं? बिकॉज दे आर एलॉय जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के हिसाब से चेंज नहीं होता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर देयर रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज। ठीक है। फिर इस एंड से एक कॉपर की प्लेट या ब्रास की प्लेट निकल रही होती है। एक ब्रास की प्लेट इधर होती है और एक ब्रास की प्लेट इस तरीके से कनेक्टेड होती है। ठीक है। इन दो प्लेट्स के बीच में एक रेजिस्टेंस नोन होता है और एक अननोन होता है। ठीक है। एक यहाँ पे हमने इधर लगाया है R.B। बेटा R.B क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स। ये रेजिस्टेंस बॉक्स हमको वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मुझे 2 ओम रेजिस्टेंस चाहिए या 3 ओम रेजिस्टेंस चाहिए। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में अलग अलग ओम्स की पिन्स होती हैं। ठीक है। अगर 2 पिन निकाल ली मैंने तो शायद मैंने 4 ओम निकाल लिया। अगर मेरे को 6 ओम चाहिए तो मैं 3 पिन निकाल लूँगी। तो जितनी पिन्स निकालते हो उतना रेजिस्टेंस मिलता है। आपको पिन डालनी नहीं है, पिन निकालनी है। ठीक है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स विल प्रोवाइड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स? इट विल प्रोवाइड यू द वेरिएबल रेजिस्टेंस। और इन 2 प्लेट्स के बीच में हम एक रजिस्टर लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस हमको नोन नहीं होता है और उसको बोलते हैं अननोन रेजिस्टर। अननोन रेजिस्टर। क्या ये बात क्लियर है? आ रही है आप बच्चों को समझ में? और इस एंड पे एक वायर यहाँ से निकालते हैं जिससे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है और दूसरे एंड इसका फ्री होता है और फ्री एंड पे एक शार्प एज वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं जॉकी। ठीक है। जॉकी को हम उठा के इस कॉन्स्टेंटिन की वायर के ऊपर टच कराते हैं। मैंने एक टर्म यूज़ करी उठा के, मतलब आप उस जॉकी को इस कॉपर की मैग्निन की वायर के ऊपर ऐसे ड्रैग नहीं करना है। बेटा ड्रैग करने से हो सकता है आपकी जो कॉन्स्टेंटिन की वायर है वो घिस जाए तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा बिकॉज रेजिस्टेंस इज ρl/a।
बहुत आराम से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। रिकॉर्डिंग भी देख लेना, नया टॉपिक है इसलिए। तो जॉकी को हम उठा उठा के क्या करेंगे, उठा उठा के इस वायर के ऊपर रखेंगे। ऐसे उठा उठा के क्यों कर रहे हैं, क्यों, जिससे कि इसकी घिसने से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं चेंज करे। होता क्या है, ये डायग्राम बन गया, लिखो बेटा, यहाँ तक हो जाए तो बताना, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे की स्टोरी बहुत सिंपल है। अब लिख लो यहाँ तक, ये डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो, ये पॉइंट लिख लो, ए, ये है डी, ये है बी, ये है सी। ठीक है, लिखो बच्चों, ये पॉइंट्स लिख लो। लिखा? बता देना मुझको, लिख लो तो। मैं वेट कर रही हूँ, मुझे जल्दी से जवाब दो बच्चों। जो छोटी छोटी बातें बोली हैं वो भी लिख लेना। हाँ जी राम, तुमने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। Why were you late today? हो गया, चलो आओ, आओ बच्चों। देखो, AB और BC, ये जो वायर है, इस वायर का, सॉरी मैम, वॉज हैविंग डिफिकल्टी इन कनेक्टिंग। ठीक है बेटा, वो तो तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। आओ, ये जो वायर होती है कॉन्स्टेंटन की, इस वायर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए। तो आप देख सकते हो, कॉन्स्टेंटिन की वायर ली है तो उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है और क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स्ड है। तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो किस पे डिपेंडेंट है, लेंथ पे। मतलब ए बी लेंथ की अगर इतनी सी वायर कंसिडर कर रही हूँ तो इसका कुछ और रेजिस्टेंस होगा, अगर ये बी सी वायर है तो इसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा। मतलब आर ए बी, जो आर ए बी की वैल्यू होगी वो अपॉन, अगर मैं आर बी सी का बेटा रेशो लेना चाहूँ तो वो क्या होगा, रो एल वन अपॉन ए अपॉन रो एल टू अपॉन बी ए। तो क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है? ए बी और बी सी वायर का रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल वन अपॉन ए होल अपॉन रो एल टू अपॉन ए। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस पता करना है ए बी वायर के अक्रॉस और बी सी वायर का रेजिस्टेंस, तो मैं क्या ये फॉर्मूला निकालूंगी और मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मुझे L1 बाय L2 का रेशियो पता लग जाए तो मेरे को आर ए बी अपॉन आर बी सी का रेशियो पता लग जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? जल्दी बताते जाना। क्लियर है ये बात? अब मैं ऊपर का डायग्राम रब करने जा रही हूँ। ठीक है, ये लिख लेना। इस ये जो हमने वायर ली है इसका हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है। ठीक है बच्चों? हाँ, क्लियर है? आओ बच्चे देखो, अब इस डायग्राम को मैं व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करने जा रही हूँ। आओ देखो, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका सी, ये रहा डी और ये रहा बी। ए और डी के बीच में आपने लगाया है रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसमें आपने अपनी इच्छा का रेजिस्टेंस, नोन रेजिस्टेंस, मेरे को 2 ओम निकालना है तो मैंने 2 ओम निकाल दिया, मुझे 5 ओम निकालना है तो मैंने 5 ओम निकाला, तो नोन रेजिस्टेंस का में से पिन निकाल ली। ये मेरा अननोन रेजिस्टेंस जो मुझे कैलकुलेट करना है, अननोन रेजिस्टेंस जो मुझे कैलकुलेट करना है, जिसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया। और ये मेरी वायर आर ए बी और ये वायर आर बी सी, कॉन्स्टेंट वायर है ना। और बेटा डी और बी के बीच में मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया है, बी और डी को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से बच्चे हमें क्या पता है, जब इस सर्किट के अंदर, जब इस पूरे सर्किट के अंदर आप बैटरी से कनेक्ट करके करंट फ्लो कराओगे, है ना, ये कनेक्ट कर दिया, ये पूरा सर्किट डायग्राम करंट, तो इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें भी करंट फ्लो करेगा। तो हम क्या करते हैं,
हर बार इस जो जॉकी को उठा के हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढना चाहते हैं जहाँ पे गैल्वेनोमीटर आपको ज़ीरो डिफ्लेक्शन दे दे, नल डिफ्लेक्शन दे दे, मतलब उसकी निडल ऐसे ज़ीरो पे पॉइंट आउट करे। बेसिकली इस आर्म में नो करंट, इस आर्म में कोई करंट नहीं फ्लो। ठीक है, जब यहाँ से आई करंट निकलेगा बेटा, ये रहा आई करंट, ये करंट को दो रास्ते मिलेंगे, I1 और I2। आपको पिछली क्लास याद हो तो मैंने आपको KVL रूल से इधर करंट बताया भी था, है ना। तो इधर हम क्या चाहते हैं, इस वायर में करंट नहीं फ्लो करे, तो उसके लिए हम नल पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, हम बार बार इस जॉकी को उठाएंगे, ठीक है। जिस पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगा, उस पॉइंट पे हम क्या बोलेंगे, ये नोन रेजिस्टेंस है R/X इज इक्वल्स टू RAB/RBC। क्या तुम बच्चों ने यही पढ़ा है, यही तो पढ़ के आए हो मेरे साथ। दिस अपॉन दिस का रेशियो इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, RAB/RBC का रेशियो तो बेसिकली L1/L2 के बराबर है। तो ये मेजरिंग स्केल लग रहा था आपको, ये मेजरिंग स्केल पे दिख जाएगा ना कि AB की लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर है या 50 सेंटीमीटर है। ऐसे BC की लेंथ पता लग जाएगी, 40 है, 50 है। लेंथ कैलकुलेट कर लो, लेंथ का रेशियो पता लग गया तो इन दो रेजिस्टेंस के बीच का रेशियो पता लग गया, ये हमको नोन था। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x विल बी इक्वल्स टू, आप इस फॉर्मूले, बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, चाहे इसको रेसिप्रोकेट करके लिखना है तो ऐसे लिख लो, L2/L1। फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? आर यू गेटिंग द रिलेशनशिप? क्या ये रिलेशनशिप सारे बच्चों को समझ में आ रही है? फिर मैं न्यूमेरिकल करा दूंगी आपको थोड़े बहुत इसके। तो हमने मीटर ब्रिज में अननोन रेजिस्टेंस को निकाला विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन। देखो इस पूरे डायग्राम को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया और मैंने क्या, एक कांस्टेंट की 1 मीटर वायर ली है और हर बार जॉकी से उसको टच कराया है और एक गैल्वेनोमीटर में एक ऐसा पॉइंट मिलता है जब वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करता है बेटा, उसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। एक बार ये फ़ोन उठाना पड़ेगा। सर मेरी क्लास चल रही, मैं आपको करती हूँ आपको 6:30 के बाद, है ना। ओके सर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? देखो यस स्टूडेंट्स, क्या ये पूरा एक्सपेरिमेंट क्लियर हो चुका है आप लोगों को? क्लियर है? चलो आओ तुमको कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। रब कर दूं इस सबको? कॉपी हो गया बच्चों? पहला क्वेश्चन, ये डायग्राम बना देते सबसे पहले। ये AB आपकी कांस्टेंटिन की वायर है ना, और ये गैल्वेनोमीटर है और इस पे ये आप इसको जॉकी को मूव कर रहे हो, ठीक है। ये 40 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 60 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 6 ओम है और ये X है। In a given circuit, a meter bridge is shown in a balanced state. The bridge wire has a resistance of, bridge wire has a
रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेंटीमीटर उसका आपको रेजिस्टेंस दे रखा है. फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x and the current drawn in the battery of negligible internal resistance. पहला क्वेश्चन है, मैं करके बताऊंगी. क्या निकालना है? फाइंड x एंड ये 10 वोल्ट की बैटरी है, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है I. फाइंड x एंड I, ये निकालना है. करें बच्चों स्टार्ट? आओ देखें ज़रा. तो हमको क्या पता है? हमको ये पता है, आओ, x बाय 6 इज इक्वल्स टू आर ए जे अपॉन आर जे बी. ठीक है, रेजिस्टेंस मैं निकाल सकती हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस 0.1 ओम है, तो 40 सेंटीमीटर की वायर का कितना होगा? 4 ओम, है ना, 4 ओम होगा. ऐसे ही 60 सेंटीमीटर की वायर का कितना होगा? 6 ओम. तो पुट कर लो x अपॉन 6, 4 बाय 4, 4 बाय 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया. x की वैल्यू आ गई 4 ओम. अननोन रेजिस्टेंस कितने का आ गया? 4 ओम. ठीक है, 40 बाय 60 से भी करते तो भी आ जाता. यहाँ तक क्लियर है बच्चों? लेट मी नो, क्लियर है यहाँ तक? लिख लिया है? हाँ अनुष्का क्लियर है बेटा? और बता दें, लिख लो. आदित्य लिख लिया? चलो अब देखो, ये आपको पता है ना, मीटर ब्रिज इज एन एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि बैलेंस्ड होना चाहिए, है ना, बैलेंस्ड की कंडीशन है. तो मुझे आई निकालने के लिए, तुमको ये वाला डायग्राम याद आ रहा है क्या? बताओ मुझे, ये डायग्राम याद आ रहा है? यही तो होता था भाई, इधर तो अब कुछ लगाना ही नहीं है. ये 4, ये 6, ये 4 ओम, ये 6 ओम, यही तो सर्किट बनेगा. और ये तुमसे आई करंट पूछा है, याद आ रहा है ये सर्किट, ये 10 वोल्ट. तो 4 और 6 सीरीज में, 4 6 10, 4 6 10, 10 का हाफ पैरेलल का, याद आ रहा है ना, ऊपर भी 10 नीचे भी 10. जब 10 10 सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है? उनका हाफ. तो रिजल्ट रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका बेटा? 5 ओम हो गया. तो आई निकालना है V बाय R, 10 बाय 5, 2 ओम, 2 एम्पियर. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? करंट कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर. बताना बच्चों अगर समझ में आ रहा हो तो, है ना, बताएंगे. अगर ये न्यूमेरिकल क्लियर है, आपको x अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना आ गया है और आपको I आ गया है, तो अपन आगे बढ़ेंगे. ठीक है, ठीक है, चलो गुड, वेरी गुड. चलिए रब कर दूं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. लेट मी सी, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है क्या? बताया था कि तुम लोगों को रिकॉर्डिंग के लिए? ठीक है. आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखना मेरे साथ. इन मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड at a distance of 60 centimeter from A. डायग्राम बनाऊंगी बेटा. If now a resistance of 5 ohm is connected in series with S, the null point occurs at 550 centimeter. Determine the value of S and R. ठीक है,
In meter bridge, the null point is found at a distance of 60 centimeter from A. If now a resistance of 5 ohm is connected in series with S, the null point occur at, हाँ डायग्राम देख लो, डायग्राम देख लो बच्चों। हाँ सब लोग डायग्राम बनाना पहले, है ना। ये S है, ये R है, ठीक है। इनिशियली नल पॉइंट 60 पे मिल रहा है, ये 40 है। पहले तो डायग्राम बना लो और क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप ठीक हो जाए, है ना। आओ डायग्राम्स आपने ड्रॉ कर लिया। अब देखो ये क्या कह रहा है, सिचुएशन समझने की कोशिश करेंगे। इनिशियली R और S के बीच का बैलेंस पॉइंट आपको ना R पता है ना S पता है, बट आपको बैलेंस पॉइंट कहाँ मिल रहा है, 60 और 40 पे। मतलब तो इस केस में चाहे आप R बाय S इक्वल्स टू 60 बाय 40 करके लिखो, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो इनमें रिलेशनशिप क्या आ गई, 2R इज इक्वल्स टू 3S। अब क्या कह रहा है सेकेंड केस में, बेटा सेकेंड केस में कह रहा है कि हम 5 ओम को S के साथ सीरीज में लगा रहे हैं। तो डायग्राम नया क्या हो जाएगा, सिचुएशन क्या है, अभी R अब S के अंदर S प्लस 5 हो जाएगा ना, S प्लस 5 हो जाएगा, तो नया नल पॉइंट आपको किस पे मिल रहा है, 50 पे। अरे 100 मीटर की तो सेंटीमीटर की तो वायर ही होती है, अगर 50 शुरू का 50 है तो पीछे वाला भी 50 होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, बट इस बार हमने क्या किया है, S के साथ ऐसे सीरीज में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस इधर क्या हो जाएगा, S बाय S प्लस 5। अब ये इक्वेशन बनी है बच्चों, ये हो गई 5R इक्वल्स टू 5S प्लस 25। तो इधर से R की वैल्यू निकाल लो, 3/2S 5, 3/2S इक्वल्स टू 5S प्लस 25, ये हो गया 15/2S माइनस 5S इक्वल्स टू 25 विल गिव यू 5/2S इक्वल्स टू 25, ये कैंसिल आउट हो गया 5, S की वैल्यू आ गई 10 ओम्स। ये वैल्यू इधर पुट कर लो तो R की वैल्यू आ जाएगी 15 ओम्स। बोलो आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या बच्चों, S की वैल्यू 10 आ रही है और R की वैल्यू 15 आ रही है। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है, आ रही है क्या। टेंस in the two arms of the meter bridge R equals to 5 ohm and S respectively. When the resistance S is shunted, इसका मीनिंग मैं बता दूंगी, shunted with an equal resistance, the new balanced length is found to be 1.5 L1, where L1 is the initial balanced length, ठीक है। ये क्वेश्चन है, करें स्टार्ट, करोगे 2 मिनट देखना चाहोगे आप लोग। क्वेश्चन बता देती हूँ। The resistance in two arms of the meter bridge are R equals to 5 ohm and S respectively. When the resistance of
रेजिस्टेंस एस इज शंटेड विद एन इक्वल रेजिस्टेंस। बेटा शंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये एस रजिस्टर है, एस रजिस्टर के पैरेलल में ही अगर आप एक और रेजिस्टेंस लगा देते हो पैरेलल में, तो पैरेलल का मतलब होना शंट करना। ठीक है, हम 4th चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको शंटिंग का मतलब, बट इधर शंटिंग का सिंपल मतलब क्या है कि एक रजिस्टर के पैरेलल में एक और रजिस्टर लगा देना। आ रहा है समझ में? एस और इधर इन्होंने क्या बोला, हम कितना रजिस्टर पैरेलल में लगा रहे हैं, जितना एस है एस के बराबर के अमाउंट का ही दूसरा रेजिस्टेंस भी लगा दिया है। तो कह रहा है जब शंट कर दिया है तो हमको नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है, बैलेंस पॉइंट 1.5 L1 पे लग रहा है, और इनिशियली जब एस नहीं लगाया था तो नल पॉइंट कहाँ था, बैलेंस लाइन क्या थी, L1 थी। तो अब ये कह रहा है क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्या, निकालना क्या है, फाइंड एस। ठीक है, निकालना क्या है बेटा, फाइंड एस। एस कितना है, स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, देखोगे बेटा, देखोगे मेरे साथ, आओ। पहला पार्ट क्या होगा, पहला होगा R अपॉन एस इज इक्वल्स टू, पहले कहाँ मिली थी, इनिशियल बैलेंस लेंथ क्या है, L1, 100 माइनस L1। क्या ये बात समझ में आ रही है? डायग्राम बनाऊं क्या तुम लोगों के लिए? बेटा डायग्राम देखोगे, ये जॉकी इधर है, ये एक रजिस्टर इधर है, और एक रजिस्टर हमने इधर लगाया, ये इधर ऐसे देखना है तो ये इधर ही तो प्लेट थी, और ये आपकी जॉकी है, ये L1 है, तो ये लैग कर रहा है, आप आए हो तो हाँ, ये L1 है, तो बेटा ये कितना होगा, 100 माइनस L1। क्लियर है क्या ये बात? अगर ये L1 है तो ये कितना होगा, कुछ हुआ तुम लोगों का? अब शंट का मतलब याद है, शंट में हमने क्या किया, और वेट करूं शंट में हमने क्या किया, एस के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, इधर तो आर है ही और इधर इक्विवेलेंट हो जाएगा S/2। दो इक्वल रेजिस्टेंस को जब पैरेलल में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, उनका हाफ। नई लेंथ कितनी है, 1.5 L1, और इधर क्या आएगा, 100 माइनस 1.5 L1। बेटा ये रिलेशन आप लोगों की बननी चाहिए, इस 2 को ऊपर ले जाओ। सो 2R बाय S इक्वल्स टू 1.5 L1 अपॉन 100 माइनस 1.5 L1। इधर से R बाय S की वैल्यू L1 अपॉन 100 माइनस L1 पुट कर सकते हो। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई है एवरीवन, ये दो इक्वेशन बन गई है। क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिया होगा। R बाय एस की वैल्यू 2L1 अपॉन 100 माइनस L1। बेटा ये वैल्यू किसकी है, R बाय एस की, इनटू इज इक्वल 1.5 L1 अपॉन 100 माइनस 1.5 L1। तो 2L1 100 माइनस 1.5 L1, और ये हो गया 150 L1 माइनस 1.5 L1। ठीक है, ये हो गया 200 L1 माइनस 3 L1 अपॉन 150 L1 माइनस 1.5 L1। ठीक है, ये इधर आएगा 50 L1 रह गया, और ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 L1। तो L1, ये इधर L1 कुछ ज़्यादा हो गया क्या, क्या मिस्टेक कर दी मैंने, स्क्वायर आ रहा है, L1 स्क्वायर इधर है ना, ये स्क्वायर हो गया, L1 स्क्वायर। तो एक L1 कैंसिल आउट हो गया, तो 50 अपॉन 1.5 इक्वल्स टू L1 100/3। कितने लोगों का आंसर 100/3 आ रहा है? किसने दिया है कि 100/3 आंसर चैट सेक्शन में, देखूं जरा। 100/3, हाँ 33.3 सिद्धार्थ बिल्कुल करेक्ट, आस्था आयुषी बिल्कुल सही जवाब बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, L1 आ गया। R तुमको दे रखा था क्वेश्चन में, R आपको दे रखा है, R 5 दे रखा है, तो 5 अपॉन S इज इक्वल्स टू 100/3 है ना, 100 माइनस 100/3। इसको सॉल्व
5/s 100/200, तो इसको सॉल्व करके s की वैल्यू 10 ओम आ रही है। मस्त आ रही है क्या तुम लोगों की भी 10 ओम? हाँ जी, इज देयर एनीबडी? यस आयुषी, आयुषी का आ रहा है। और किसी का आया है क्या 10 ओम? अच्छा, न्यूमेरिकल क्लियर है क्या? अनुष्का का भी आ गया है, अनुष्का, राम का भी आ गया है, आस्था, क्लियर है? राम खुद कुछ कर पाए क्या? कौन? वासु आप कर पाए बेटा? यस लिख रहे हो। वैष्णवी यस किसके लिए? समझ में आने के लिए या खुद कुछ कर पाए? खुद कितना कर पाए थे वासु? खुद कर लिया था वासु? न्यूमेरिकल क्लियर हो गए हैं मीटर ब्रिज के, है ना? क्लियर है? चलो गुड। चलो अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी शायद मैं आज सिर्फ थियोरी ही खत्म कर पाऊंगी। न्यूमेरिकल के लिए अपन एक और क्लास लेंगे, आधा कर लिया था। ठीक है वैष्णवी बेटा, एक स्टेप, जितना भी स्टेप आगे बढ़ो बहुत अच्छी बात है। आदित्य आपका क्या सीन है बेटा? क्रिश बेटा आपका नेटवर्क बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है 2-3 काफ़ी क्लासेस से, तो आप नीचे आ सकते हो, है ना? कम टू माई प्लेस फॉर द क्लास। क्लास मिस होए क्या मतलब है? ठीक। और बाहर के किसी बच्चे को आना हो तो क्रिश का फ्रेंड बन के आ जाए, है ना? अभी क्योंकि अलाउड एज सच नहीं किया है, बट अगर आपको लगता है कि नहीं आज तो मैम आपके पास आके ही पढ़ना है, तो सब लोग क्रिश के फ्रेंड बन जाओ और क्रिश का नाम लेके मेरे पास आ जाना, ठीक है? अभी मोस्टली मेरे ख्याल से जून एंड तक आप लोगों की फिजिकल क्लासेस भी चालू हो जाएगी, है ना? चिंता मत करो, अपन जल्दी ही मिलेंगे। चलिए बच्चों, शैल आई स्टार्ट विद द पोटेंशियोमीटर? शुभारंभ करें पोटेंशियोमीटर का। चलो आओ। पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करूं बच्चों? एवरीबॉडी चलो आओ। पोटेंशियोमीटर हम क्या क्या काम में देखने जा रहे हैं बेटा? पोटेंशियोमीटर को हम पहला पार्ट EMF ऑफ अ सेल कैलकुलेट करने में यूज में लेते हैं। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड आउट द EMF ऑफ अ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के काम में आता है। सेकेंड, कंपेयर द टू सेल्स, the EMF of two cells, दो सेल के EMF को कंपेयर करने के काम में आता है E1 is to E2, ठीक है? एंड थर्ड, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। देखो मैं अपनी जान लगा के पढ़ाऊंगी ये टॉपिक, बिकॉज ये बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है और मैं बहुत ही इसको लाइट करके, मतलब तुम लोगों को ये भारी नहीं लगे, डिफ़िकल्ट नहीं लगे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितना इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूं समझाऊं। तो अभी तक आपने क्या देखा? पोटेंशियोमीटर के 3 काम होते हैं जो हम देखेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर, कि पोटेंशियोमीटर एक तो सेल का EMF निकालने के कैलकुलेट में आता है, दो सेल के EMF को कंपेयर कर सकते हो, या फिर आप एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ये तीनों चीज़ें हम एक पोटेंशियोमीटर से अभी करने जाएंगे, ठीक है? डे टू डे लैंग्वेज में अगर हम इसको बोलें तो पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने में काम में आता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप लोग 10th पास करके आए हो तो यू शुड नो और यू वुड बी नोइंग कि पोटेंशियल डिफरेंस तो एक और डिवाइस से मेजर होता है। कैन यू टेल मी दैट डिवाइस जो आपने 10th में पढ़ी है? 10th में आपने एक ऐसी डिवाइस पढ़ी थी जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम में आती थी। एवरीबॉडी, वोल्ट मीटर। आदित्य, आयुषी, यस, वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो मैम वाई 2 डिवाइस? आखिर दो डिवाइस की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ रही है जब दोनों का पर्पस सेम है? तो अब अगर दोनों का पर्पस सेम है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों के बीच में। सो लेट्स सी। अब हम आपको कंपेयर करते हैं कि हमें वोल्ट मीटर की बजाय क्यों लेना चाहिए। क्या
हम पोटेंशियोमीटर की बजाय कई बार वोल्ट मीटर क्यों लेते हैं, लेट मी टेल यू। आओ सुनो मेरी बात। वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें बेटा, ये आपका वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर। अगर मेरे को ये रेजिस्टेंस दे रखा है R, और इस R रेजिस्टेंस का मुझे पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टर के अक्रॉस, जिसमें एक I करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? I करंट। ठीक है, तो अगर सिंपल मैंने इस रेजिस्टर को मैं ऐसे कंसिडर करूं, देखना मेरे साथ, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और जिसके अंदर I इक्वल्स टू 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो मैंने पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टेंस, जल्दी से बता दो। तो आप लोगों ने बोला मैम V इक्वल्स टू IR, दैट इज 2 इंटू 5, दैट इज 10 वोल्ट। यस, यही जवाब होगा आप लोगों का, हाँ या ना? ये जवाब आपका कब तक था? ये जवाब जब तक था जब आपने पोटेंशियल वोल्ट मीटर नहीं लगाया था। अब जैसे ही आपने वोल्ट मीटर लगाया तो बच्चे हुआ क्या, ये जो I करंट था इसको 2 रास्ते मिले। ठीक है, ये जो वोल्ट मीटर होता है इसको अपनी रीडिंग देने के लिए इट रिक्वायर्ड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, बट इट रिक्वायर्ड। ठीक है, वोल्ट मीटर रिक्वायर्ड अ वेरी स्मॉल amount of current for its working। ये काम जब ही करेगा जब इसको थोड़ा सा तेल दोगे, और इधर तेल क्या है? करंट है, फॉर इट्स करंट। ठीक है, आपकी व्हीकल किस पे काम करते हैं? पेट्रोल पे। तो इसी तरीके से वोल्ट मीटर को हमें करंट नाम का पेट्रोल पिलाना पड़ेगा। हमने क्या बोला, अगर ये जो I करंट था, इस I करंट में मैक्सिमम करंट तो इधर चला गया, लेट्स से 5 एम्पियर था, तो 4.9 एम्पियर तो करंट इसमें चला गया, बट 0.1 एम्पियर करंट कहाँ चला गया? 0.1 एम्पियर करंट तुम्हारा इस रास्ते चला गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? 0.1, ठीक है, 0.1 एम्पियर ही लिया, बट इसने ले लिया। अब जब इसमें 4.9 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस है 2, तो अब अगर वोल्ट मीटर इसकी रीडिंग देगा तो वो कितनी देगा? 4.9 इंटू 2, दैट इज 9.8 वोल्ट। अब तुम बताओ, तुम्हारी एक्चुअल रीडिंग तो थी 10 वोल्ट, बट पोटेंशियल वोल्ट मीटर ने आपको रीडिंग दी 9.8। तो इसका मतलब क्या है? वोल्ट मीटर आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता है, वो थोड़ा सा डिक्रीज वैल्यू ऑफ वोल्टेज को कैलकुलेट करके देता है कि एक्चुअल तो 10 वोल्ट था, बट इसने कितना रीड किया? 9.8 वोल्ट। क्यों? क्योंकि 0.2 वोल्ट का तो ड्रॉप उसके खुद में ही हो गया, उसने करंट पी लिया ना। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर रिक्वायर्ड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फॉर इट्स वर्किंग। वो काम जब ही चालू करता है जब उसको थोड़ा सा करंट दिया जाता है। तो वोल्ट मीटर में हमें क्या तकलीफ हमने देखी? वोल्ट मीटर हमको एक्चुअल रीडिंग ही नहीं दे रहा था। ये बात समझ में आ रही है क्या बेटा? आप 2 मिनट लिखना, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, है ना? मैं आती 2 मिनट, लिखो आप। में आया क्या? एवरीबडी क्लियर विद दिस कंसेप्ट? वोल्ट मीटर हमको क्या दे रहा है? एक्चुअल रीडिंग ही नहीं दे रहा है ना? वोल्ट मीटर के साथ क्या खराबी है? वो तो जो काम है उसका रीडिंग देना, वो रीडिंग पूरी सही नहीं दे रहा है। जल्दी से बताओ, क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ, सब लोग फटाफट। यस, चलिए। आओ, अगर आ गई तो अब तुमको बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वोल्ट मीटर के साथ क्या प्रॉब्लम है वो हमको समझ में आ गई है, ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर किस पे बेस्ड है बेटा? पोटेंशियोमीटर को बोलते हैं हम जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट। जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट, इसका क्या मतलब है? ध्यान से समझना, मैं बहुत तसल्ली से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझने की कोशिश करना बेटा। इसमें क्या होता है? दो ईएमएफ है, ये
जो आपको कैलकुलेट करना है, मतलब अननोन ईएमएफ, अननोन ईएमएफ जो आपको पता करना है, जिसका मुझे पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी सेल का या जो भी पोटेंशियल डिफरेंस, और इधर एक और सेल होता है whose EMF is calculated, ठीक है। ये जो बैटरी या सेल है, इसका मैं EMF कैलकुलेट कर सकती हूँ। मेरे पास फॉर्मूला या एक तरीका होता है टू कैलकुलेट इसका EMF। और इन दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव को, मतलब इन दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव को मैं क्या करती हूँ, एक साथ कनेक्ट करती हूँ। इससे क्या होता है, सुनो। इससे होता ये है, मेरे को इसका EMF नहीं पता, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। लेट्स से इसका EMF लेट्स से 10 वोल्ट होगा, और ये जो EMF, ये जो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, और मैं हर बार इसको चेंज भी कर सकती हूँ, कैलकुलेट करना है ना, तो ये इस EMF को एडजस्ट करने की मेरे पास पॉसिबिलिटी होती है। आई कैन चेंज दिस EMF, यू विल सी हाउ। तो इस EMF को आई कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट। तो लेट्स से इनिशियली जब मैंने इसको कैलकुलेट करा तो इसकी 2 वोल्ट एनर्जी, 2 वोल्ट EMF थी। अब आप बताओ, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो कहाँ से पोटेंशियल निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हमेशा लो की तरफ, ठीक है। तो आपका गैल्वेनोमीटर जो इधर लग रहा है बेटा, वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस EMF की इतनी वैल्यू कर देनी है कि मेरा गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन और जीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है। जीरो डिफ्लेक्शन बोलो या नल डिफ्लेक्शन बोलो, ठीक है। आई विल चेंज दिस वैल्यू ऑफ EMF एवरी टाइम। मैं इस EMF को इस तरीके से एडजस्ट करूंगी कि इसका EMF इसके बराबर हो जाए। वो मुझे नहीं पता, मैं तो क्या करूंगी, इस गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को ज़ीरो कर दूं। बेटा उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में जो यहाँ से करंट निकला आई, वही करंट इधर से निकल रहा है। इसका मतलब दोनों में से अगर बराबर करंट निकलेगा तो बेसिकली नो करंट इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट। इस सर्किट में जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ज़ीरो हो जाएगी तो नो करंट इन द सर्किट। क्या ये बात समझ में आती है? जितना करंट दोनों के हाई, आप ये कंडीशन है, बहुत नेसेसरी कंडीशन है कि दोनों के हाई को एक साथ कनेक्ट करना है। तो आई करंट इधर से निकल रहा है, आई करंट इधर से निकल रहा है, जब गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन दे रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन। मतलब कुल मिला के अगर इधर से भी आई निकला तो इधर से आई निकला, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण इधर से आई, इधर से माइनस आई, है ना। तो टोटल करंट इस सर्किट में कितना, जीरो। कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो आप क्या दे दोगे भाई, ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली ना, तो आपने झट बोला कि भैया मेरी जो कैलकुलेटेड वैल्यू अभी 10 वोल्ट आ रही है, इस 10 वोल्ट पे गैल्वेनोमीटर मेरा ज़ीरो रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब इसका EMF कितना है, इसका EMF इसके बराबर है, दैट इज 10 वोल्ट। कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत, 50%। इसको ज़ीरो करंट इंस्ट्रूमेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज जब गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, नल डिफ्लेक्शन शो करता है, उस सिचुएशन में इस सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो करता है, क्योंकि जितना करंट इधर से निकलता है उतना ही करंट इसमें से निकलता है। दोनों के डायरेक्शन इक्वल अपोजिट होने के कारण वो एक दूसरे के करंट को कैंसिल आउट कर देते हैं। बट क्योंकि जितना EMF इधर है उतना ही EMF इसके बराबर इधर हो गया है, तो ये EMF मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। जो इधर आया, मैंने बोला यही तो इधर है 10 वोल्ट, मतलब इसका EMF 10 वोल्ट है। बट उस समय इस सर्किट में करंट, तो मुझे जो इस EMF का पोटेंशियल मिल रहा है वो एक्यूरेट वैल्यू मिल रही है, बिल्कुल एक्यूरेट प्रिसाइज वैल्यू, नो स्मॉल वैल्यू और ग्रेटर देन वैल्यू, बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है मेरा पोटेंशियोमीटर। बिकॉज फॉर इट्स वर्किंग, फॉर इट्स ऑपरेशन, इट डजंट रिक्वायर्ड एनी करंट, it is based on zero current,
इट इज़ अ ज़ीरो करंट इंस्ट्रूमेंट, जो कि कोई करंट पीता ही नहीं है खुद के अंदर, एंड द गैल्वेनोमीटर इज शोइंग ज़ीरो डिफ्लेक्शन। क्या थोड़ी बात समझ में आई? क्या थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? तो पोटेंशियोमीटर के लिए क्या लिख सकते हो? आ रहा है बेटा? मैं फिर से बोलूँगी, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। ठीक है, तो लेट मी एक बार समराइज कर दो। अरे चिंता ही मत करो बेटा, अपन सब मतलब आदित्य सब समराइज हो जाएगा। ये समराइज बेटा, ये चीज़ जब मैं एक्चुअल डायग्राम बनाऊंगी ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी तो तुम जितना समझ में आया बस उतना ही ले लो कि एक तो पोटेंशियोमीटर में जब वो रीडिंग देगा ईएमएफ की, उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि जितना ईएमएफ इधर होगा उसके बराबर ही इधर होगा। दोनों में करंट का डायरेक्शन उल्टा होने के कारण कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। तो आपने फटाफट ईएमएफ बता दिया। द रीडिंग is taken when current is zero, when current is zero, जब करंट ज़ीरो होता है जब रीडिंग ली गई है, hence there is no PD, no potential difference, hence there is no PD, potential difference loss। so कोई potential difference loss नहीं हुआ है। it gives precise and accurate reading। लिख लो बच्चों, प्रिसाइज और एक्यूरेट रीडिंग। वो कैसी रीडिंग देगा? बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट रीडिंग देगा। लिखो बच्चों यहाँ तक। लिख लीजिए, है ना, लिखो। आदित्य आएगा अभी समझ में, है ना, अभी अपन जब मैं आगे बढ़ूंगी ना तो उस पार्ट को रिवाइज कराऊंगी तो ये चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगी। लिख लिया आप लोगों ने बच्चों? लिख लिया? चलो आओ, चलो अब पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन देखो। अच्छा, तो थोड़ी सी बात और रह गई है पोटेंशियोमीटर को एक्चुअल स्टार्ट करने से पहले। तो मैम फिर भी हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं, तो क्यों? तो अभी मैं तुमको बताऊंगी बना के। ये जो पोटेंशियोमीटर होता है ये बहुत बल्की होता है। 1 मीटर लंबा वुडन प्लैंक लेते हैं जिसकी चौड़ाई भी होती है इस बार, और उस प्लैंक के ऊपर 7 से 8 मीटर लंबी या 7 से 10 मीटर लंबी वायर को लपेटते हैं, और पूरा जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती है, इट मेक पोटेंशियोमीटर बल्की, बहुत ही बल्की होता है पोटेंशियोमीटर। तो इट इज़ नॉट दैट हैंडी टू टेक इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर रीडिंग। वोल्ट मीटर, अभी मेरे सारे स्टूडेंट्स जो बेचारे तुम लोग, तुम्हें 11th में भी स्कूल जाने को नहीं मिला, 12th में तुम जाओगे 100% आई एम श्योर, तो आपको स्कूल में वोल्ट मीटर दिखाएंगे। सिर्फ इतना सा, मेरे हाथ ये देख पा रहे हो, सिर्फ इतना सा वोल्ट मीटर होता है। 2 नॉब्स होते हैं, उसमें वायर घुसाते हैं, मस्त रीडिंग देगा। अब मेरे को नहीं, इधर नहीं लेनी है, दूसरे बच्चे की रीडिंग चेक करनी है, नॉब खोलूँगी, वायर निकालूंगी, आगे बढ़ जाऊँगी। तो वोल्ट मीटर इज़ वेरी हैंडी। तो हम वो जो थोड़ा बहुत वैल्यू जो एक्यूरेसी कम थी, प्रिसेशन कम था, तो हम उसको क्या कहते हैं, ओवरडू, ठीक है हो जाएगा, मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर इज़ क्वाइट हैंडी बिकॉज ऑफ इट्स साइज। पोटेंशियोमीटर इज़ वेरी बल्की। अब डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंट कि हमें एक्यूरेसी पे जाना है तो डेफिनेटली वी विल प्रेफर पोटेंशियोमीटर, और हमारे लिए एक्यूरेसी इतनी मैटर नहीं करती है, सिर्फ मेजरमेंट चाहिए तो हम वोल्ट मीटर पे जाएंगे। तो डिड यू गेट द डिफरेंस? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वोल्ट मीटर? एवरीबडी लेट मी नो। आ रहा है समझ में कि कहाँ आप पोटेंशियोमीटर यूज़ कर सकते हो और कहाँ आप वोल्ट मीटर यूज़ कर सकते हो? ये लिख लेना आपके लिए, ये लिख लेना कि पोटेंशियोमीटर बहुत बल्की होता है। चलो मैं इसका डायग्राम तुम लोगों के लिए बनाती हूँ। हाँ आस्था, लिखो।
कंस्ट्रक्शन देखो इसका, कंस्ट्रक्शन, ये एक वुडन प्लैंक लिया, ठीक है, आओ समझो, ये एक वुडन प्लैंक है ना, दिस इज़ अ वुडन प्लैंक, और इस वुडन प्लैंक की जो चौड़ाई लंबाई है वो 1 मीटर है, बट इसके अंदर जो वायर ले रखी है वो 7 से 9 मीटर या मतलब 5, कुछ बुक में 7 to 8 दे रखा है, कईयों में 4 to 9 दे रखा है, तो बट हाँ हम क्या बोल रहे हैं 7 to 9 मीटर लंबाई की हम वायर लेते हैं, और उसको ये बहुत ज़्यादा फैला के ना रखने के लिए हम कैसे लगा रहे हैं, ये जिगजैग, ये 1 मीटर, फिर ये 1 मीटर 2 मीटर, फिर ये 1 मीटर 3 मीटर, फिर ये 1 मीटर 4 और ये फिर 1 मीटर 5, तो आपने 5 मीटर वायर को इस प्लैंक के अंदर ऐसे जिगजैग करके घुसा दिया। समझ में आ रहा है? आ रहा है डायग्राम समझ में? इसके एक एंड से आपने एक बैटरी जिसका ईएमएफ आपको पता होगा, ठीक है, वो कनेक्ट करी, इसके साथ एक रियोस्टेट कनेक्ट किया है। रियोस्टेट का काम होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का। व्हाई डू वी नीड वेरिएबल रेजिस्टेंस, वो अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। एमिटर करंट की रीडिंग देखने के लिए, और की अभी क्लोज्ड है, बंद कर दो तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से इसमें से करंट ये पूरा इसमें फ्लो होता हुआ ये पूरा सर्किट कंप्लीट। समझ में आ रहा है? ये जो वायर है बेटा, फिर से हमने ये वायर कॉन्स्टेंटन की ली है, मैग्नेन की ली है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के हिसाब से वेरी ना करे। ठीक है, ये डायग्राम क्लियर है? बना लो, आप लोग बनाएंगे, सारे बच्चे बनाएंगे। हो गया? हाँ जी बच्चों, बन गया डायग्राम? चलें आगे बढ़े बच्चों, जल्दी बोलो, जल्दी बोलेंगे, आगे बढ़ूं, बढ़ जाऊं आगे? यस, चलो। मस्त इंक वाला पेन आया है, बढ़िया बढ़िया काम करते हैं। आओ, अब सबसे पहले हम इसका स्टडी कर रहे हैं प्राइमरी सर्किट। बेटा प्राइमरी सर्किट में क्या क्या होता है? प्राइमरी सर्किट, अब हम जो आपकी पोटेंशियोमीटर की वायर है उसको सिर्फ वो जो ऐसे घुमा घुमा के बनाई हुई थी उसको सिर्फ एक AB लेंथ से रिप्रेजेंट करूंगी। AB इज द लेंथ ऑफ योर पोटेंशियोमीटर वायर। AB इधर क्या है? AB इज द पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया, रियोस्टेट से कनेक्ट किया, एमिटर से कनेक्ट किया, की से कनेक्ट किया। ये इतना सा जो सर्किट होता है इसको प्राइमरी सर्किट बोलते हैं। इधर जो ये बैटरी है बेटा ES, इसके बहुत सारे नाम है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी बैटरी, ड्राइविंग बैटरी और स्टैंडर्ड बैटरी।
जिसका ईएमएफ आपको पता होता है, जिसका ईएमएफ आपको पता होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। ये सारे ना, ये आपकी बैटरी हाई पोटेंशियल पे है, इधर से आई करंट निकलेगा, ठीक है। ये ही आई करंट बेटा इधर जाएगा। ये जो वायर है, इस वायर की एल लेंथ है, ठीक है, एल लेंथ की आपने वायर ली है। ये ए पॉइंट इस वायर का हाई टर्मिनल रिप्रेजेंट करेगा और बी इसका लो टर्मिनल रिप्रेजेंट करेगा। मैंने बोला कि हाई पे ए टर्मिनल जो कि हाई है, इस पे वी पोटेंशियल है। और बेटा जब तक आपकी वायर में ए से बी करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे जीरो पोटेंशियल रह जाना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस हमने बोला कि वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। ये हाई वी, ए से जब स्टार्ट हुए तो हाई पोटेंशियल कितना था वी, और यहाँ पे जब मूव करते गए इस वायर का कुछ एल लेंथ है, तो हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। तो आप क्या बोलना चाह रहे हो, इस कॉन्स्टेंटिन की वायर की रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है, क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स्ड है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हर बार पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी। आराम से समझाएंगे, ठीक है। फिर से बोलती हूँ, हम क्या बोल रहे हैं, मैं इधर आगे बढ़ूंगी तो हर बार क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है। इसको कैसे समझेंगे, बहुत आराम से समझने की कोशिश करेंगे मेरे साथ। यहाँ तक लिखना है तो लिख लो। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है एक्चुअली, ठीक है। मैंने आपको बोला ये जो मेरी एल लेंथ की वायर है, इसका आर रेजिस्टेंस है, ठीक है, एल लेंथ। तो तुमने V इक्वल्स टू मुझे आई आर बताया, V इज इक्वल्स टू, एक मिनट रुकना बेटा, हाँ बोलो। अब तो अलाउड है ऊपर आना, ये दोनों ऊपर है। अच्छा, तो एक्चुअली मेरी क्लास चल रही है, तो इनको फ़ोन कर दे, ये घर पे आ चुके हैं, है ना। बेटा आगे बढ़ूं क्या, सुनना बेटा। सो ये V क्या हमने बताया, वोल्टेज अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस बेटा वोल्टेज कितना है, V इज इक्वल्स टू आई आर। ये इसका रेजिस्टेंस आपको गिवन होता है। ये जो पोटेंशियोमीटर की वायर है, इसका लेंथ, पूरी एल लेंथ का रेजिस्टेंस पता होगा, ठीक है। और ये छोटी छोटी लेंथ पे जो चेंज होगा वो हम निकाल सकते हैं, अभी देखते हैं हम। मुझे स्पेस चाहिए, मुझे रब करना रहेगा बेटा, आप लोगों ने लिख लिया है तो मुझे बताना। चलो मेरे साथ समझने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ो मेरे साथ, आओ धीरे देख, सुनो बेटा, सब लोग सुनने की कोशिश करो। हमने क्या बोला, जैसे जैसे मैं मूव करती हूँ आगे की तरफ, यहाँ इधर से इधर, लेट से मैं बी पॉइंट पे आई, ठीक है, ये पॉइंट है बी पॉइंट पे, तो मैं बी ऑलरेडी ले चुके हैं, इसको सी ले लो, ए से सी इस पॉइंट पे आई, तो मैं क्या बोल रही हूँ, पोटेंशियल विल ड्रॉप एज वी मूव फ्रॉम ए टू बी। ए से बी मूव करने पे पोटेंशियल वोल्टेज विल ड्रॉप। क्या ये बात सही है? क्या आप लोगों को भी जमती है ये बात? डेफिनेटली वोल्टेज ड्रॉप होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे, होगा या नहीं होगा। इस एल लेंथ की वायर आपको दे रखी थी, देखो इस एल लेंथ की का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल ड्रॉप इस एल लेंथ का V है, ठीक है। इस एल लेंथ की वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। मैम हाँ क्या बोल रहे हो बेटा, क्या बोल रहे हो बेटा? रिकॉर्डिंग तो मैं सारी शेयर करती हूँ,
है ना आयुषी, सबकी रिकॉर्डिंग होती है, आप देख लेना, है ना, रिकॉर्डिंग सारी हो रही है, पहले समझो, अभी थोड़ा समझ में आएगा। एल लेंथ की वायर का पोटेंशियल है V, एल लेंथ की वायर का पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब 1 मीटर वायर का पोटेंशियल क्या होगा, V बाय एल। V बाय एल विल बी द पोटेंशियल ऑफ 1 मीटर वायर, ठीक है। इधर V बाय एल को एक नाम दिया गया है, स्मॉल k इज द सिंबल, और इस k को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इस ग्रेडियंट का मतलब होता है गिरावट, ड्रॉप, ठीक है। हमने ये बोला कि एल लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो 1 मीटर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V बाय एल, वो क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। बेसिकली 1 मीटर वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा, कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा, समझो, सब समझ में आएगा, बस तुम लोग मेरे साथ बने रहो, है ना। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आपने बोला 1 मीटर वायर का पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट K के। अब सुनो मेरी बात, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, तो 2 मीटर वायर का कितना होगा, 2K होगा क्या? अरे K क्या है, V बाय एल ही तो है, यूनिटरी मेथड लगाओगे तो यही तो बोलोगे। 3 मीटर वायर का V बाय एल है, तो 2 मीटर वायर का क्या बोलोगे, V बाय एल इंटू 2, हाँ या ना। इस बात के लिए मुझे बोलना, चैट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये बात समझ में आती है। हाँ, गौरव, राम, एवरीबडी, क्या ये यूनिटरी मेथड आपको समझ में आता है? ये तो V बाय एल की फॉर्म में बता दिया कि 1 मीटर वायर का V बाय एल है, तो 2 मीटर वायर का कितना होगा, V बाय एल इंटू 2। अब इसको हम ऐसे समझ रहे हैं कि 1 मीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट K है, तो 2 मीटर वायर का पोटेंशियल मुझे निकालना है, तो वो 2K होगा। अब इसी तरीके से अगर L मीटर वायर का पोटेंशियल निकालना है, तो वो क्या, KL के बराबर होगा। व्हाट इज दिस KL? ये KL क्या है बेटा, ये KL क्या है? दिस KL इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैंने बोला कि मैं यहाँ तक चली, ठीक है, इसको एक बार x ले लो, अगर x से समझ में आता है, x मीटर की वायर, अगर मैं x मीटर चली, तो मैंने तुमसे पूछा x मीटर वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तो आपने फॉर्मूला लगाया K इंटू एक्स, समझ में आ रहा है, K इंटू एक्स। तो इससे मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, इससे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे मैं वायर के राइट हैंड साइड में मूव करती जाऊंगी, वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होता जाएगा। इसको अभी एक एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी मैं, आएगा बेटा समझ में, सब आएगा। मैं क्या बता रही हूँ कि जैसे जैसे मेरे वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ता जाएगा। तो देखो, तुमको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, समझो। लेट्स से मैंने तुमको K की वैल्यू दे रखी है 0.2 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, K की वैल्यू दे रखी है 0.2 वोल्ट पर मीटर, और यहाँ पे A पॉइंट पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, A पॉइंट पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, ठीक है। मैंने तुमसे पूछा अगर मैं इस वायर पे 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया तो यहाँ तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो बच्चे आप क्या करोगे, क्या करना है सब लोगों को, ये कितना है, K इंटू एक्स फॉर्मूला लगाओ, K कितना है 0.2, x कितना चले 10 मीटर, तो आपने बोला कि मैम 2 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना रह जाएगा 8 वोल्ट। क्या ये बात समझ में आती है? अभी मैं चैट सेक्शन नहीं देख रही हूँ, अभी मैं समझा रही हूँ, है ना। फिर मैंने कहा कि मैं 10 मीटर और चली, 10 मीटर और चली, 10 मीटर और चली, K की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, तो फिर से पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, या तो आप यहाँ से यहाँ पूरा 20 ले लो, है ना, दो तरीके से कर सकते हो, या तो यही बोल दोगे कि मैम डायरेक्टली 2 वोल्ट होगा, नहीं तो आप क्या करोगे K इंटू एक्स फिर से लगाओगे, K कितना 0.2 और कितना चल के आ गया 10 + 10 20, तो कितना 4 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे कितना रह गया 6 वोल्ट। कैन यू सी
जैसे जैसे x बढ़ रहा है मेरा पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 2 वोल्ट ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ पे 2 वोल्ट ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ पे 2 वोल्ट, हर बार ये 2 वोल्ट ड्रॉप हुआ, फिर इधर 4 वोल्ट ड्रॉप हुआ, इधर 6 वोल्ट ड्रॉप हुआ। जैसे जैसे मैं अपनी लेंथ बढ़ाती जा रही हूँ x बढ़ रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ता जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? मुझे ये वायर का पोटेंशियल पता था। कैसे? V इक्वल्स टू IR, इसके अंदर I करंट फ्लो कर रहा है और इस वायर की, पोटेंशियोमीटर वायर की आपको रेजिस्टेंस दे रखी है IR। तो इस पूरी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना था? V। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आदित्य, एवरीबडी प्लीज लिसन टू मी। तो इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना था? V। तो इधर हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल है V, लो पे कितना है? 0। तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया? V माइनस 0, दैट इज V ओनली। मैंने आपको क्या बोला कि अगर L लेंथ में, इस वायर की लेंथ भी दे रखी थी L लेंथ, मैंने आपको बोला अगर वायर की लेंथ L है तो उसमें कितना पोटेंशियल है? V, है ना बच्चों? तो मैंने पूछा 1 मीटर में कितना होगा, तो आपने बोला V/L, जिसको हमने एक नया नाम दिया K इज द सिंबल, और इसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ड्रॉप, कि 1 मीटर वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। फिर हमने यूनिटरी मेथड लगाया कि 1 मीटर में इतना ड्रॉप हो रहा है तो 2 मीटर में 2K होगा, L मीटर में LK होगा। तो ये KL जो हमने बताया या KX बताया, किसी भी फॉर्म में लिखो बेटा। ये V क्या है? दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस X मीटर लेंथ। X मीटर लेंथ, जो वायर की X मीटर लेंथ है, उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो आपने बोला KX। फिर मैंने तुमको बोला कि इस रिलेशनशिप से तुमको एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, एक कंसेप्ट पता लगा कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो X के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा आप मूव करोगे राइट हैंड साइड में, लेंथ बढ़ती जाएगी आपकी वायर की, उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। बेटा दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? मैं यहाँ पे लिखती हूँ द प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? मीटर इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और X, जो भी जितनी बड़ी लेंथ उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप। ये हमको पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पता लगा है। इसको मैंने तुमको एक वैल्यू लेके चेक करके दिखाया कि लेट्स से K की वैल्यू 0.2 वोल्ट पर मीटर है, और मैंने तुमसे और यहाँ पे इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट दे रखा है। मैंने कहा यहाँ पे 10 वोल्ट है, 10 मीटर चलोगे तो कितना ड्रॉप हो जाएगा, तो तुमने कैलकुलेट करके बताया 2 वोल्ट। फिर मैंने बोला 20 मीटर चलोगे तो कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट। फिर तुम 30 चलोगे तो कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। तो हर बार ज़्यादा चलने से क्या पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है? अब ये सारी स्टोरी समझ में आई तो लेट मी नो स्टूडेंट्स अगर ये समझ में आ रहा है तो। मैं वेट कर रही हूँ बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने समझाई है अभी। क्लियर है सिद्धार्थ, क्रिश बेटा, गौरव, हाँ, आर्यन, राम? रिकॉर्डिंग ज़रूर देख लेना, है ना आस्था? अगर थोड़ा सा भी डाउट किसी को आ रहा हो तो देख लेना, ठीक है? तो आपने क्या निकाल दिया है बच्चों? आपने एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला अभी तक निकाल दिया है। एक तो K इक्वल्स टू क्या होता है? V/L, ठीक है, या V/L बोलो, और V इक्वल्स टू KX होता है। ये L क्या है? दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है। ये X वेरी कर रहा है जितना आप मूव कर रहे हो। ये दो अलग फॉर्मूलाज हैं। ये तो वोल्ट पर पूरी लेंथ है, वोल्ट पूरी लेंथ, और ये X जो आप कंटिन्यूसली वेरी कर रहे हो। ये दो फॉर्मूलाज आ गए अभी तक। आओ थोड़ा सा और पढ़ाऊंगी बेटा। इस प्राइमरी सर्किट में करंट कैसे कैलकुलेट होता है? जैसे ही आप की क्लोज करोगे इसमें करंट फ्लो करेगा। अब वो करंट किसके बराबर होगा? देखो ये प्लस है ना,
यहाँ से करंट निकल रहा है तो ये EMF प्लस लोगे, यहाँ पे तुमको पता है ड्रॉप होगा कितना, I करंट जा रहा है, RAB रेजिस्टेंस हमने बोला इस पोटेंशियोमीटर वायर का। ये रियोस्टेट हमने जो निकाला है, लेट से ये स्मॉल r है या जो भी ले लो, RH ले लो, RH। तो बेटा आपकी इक्वेशन क्या बन गई, E इक्वल्स टू I RAB प्लस RH। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, E अपॉन RAB अपॉन RH। ये मुझे देखो, जो मैं ये बैटरी ले रही हूँ, ऑक्सिलरी बैटरी या ड्राइविंग बैटरी, इसका EMF मुझे पता होता है। रियोस्टेट में से जो रेजिस्टेंस निकाल रही हूँ वो मैं निकाल रही हूँ, तो वो भी मुझे पता है, और जो मुझे वायर दे रखी होती है उसका रेजिस्टेंस भी मुझे पता होता है। ठीक है, उसका भी मुझे, भाई अगर मेरे को वो रेजिस्टेंस पता ही होता है, सॉरी सो इट इज़ नोन, वो तो अलग बात हो गई। तो ये सारी चीज़ें पता होगी तो आई कैन कैलकुलेट I। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? तो इतना सा सर्किट देखो, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो सर्किट होंगे, तो प्राइमरी सर्किट से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, I। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्राइमरी सर्किट, लिख लो, प्राइमरी सर्किट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द I। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, लिख लो बच्चों। अब आगे की स्टोरी बहुत आसान होने वाली है, हमने आधी से ज़्यादा जंग जीत ली है और लड़ ली है, ठीक है, लड़ भी ली और जीत भी ली, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। आज एक पार्ट बताऊंगी हाउ टू कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल, ठीक है बच्चों, ये दो पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लिख लिया यहाँ तक बच्चों? लिखा आप लोगों ने? हाँ जी, हो गया यहाँ तक? ये सिंपल फॉर्मूला लगाया है, RAB इसका रेजिस्टेंस, RH इसका रेजिस्टेंस। लिख, वेट करना है सिद्धार्थ? ठीक है, वेट कर रही हूँ। ठीक है सिद्धार्थ, वेट कर रही हूँ बेटा। अभी नेक्स्ट क्लास भी पूरी लग जाएगी इसके अंदर, है ना। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने का पार्ट कम होगा, न्यूमेरिकल कराऊंगी। हाँ ठीक है सिद्धार्थ, आओ। अब देखो, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, देखना बेटा। ये मेरी वही पोटेंशियोमीटर की वायर, ये मैंने ऑक्सिलरी सेल लगाया, बैटरी लगाई, रियोस्टेट लगाया और एमीटर लगाया, की लगाई और उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। और यहाँ से ये इसका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और बेटा यहाँ से एक पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल लगाया जिसका EMF अननोन है, जो मुझे कैलकुलेट करना है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को ही पॉजिटिव से लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव को ही लगाना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें ज़ीरो करंट इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं। और इधर एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे और गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड पे वही जॉकी होगी जो कि मूव करेगी। दिस इज द सर्किट नाउ। करें स्टार्ट, समझना स्टार्ट करेंगे। सर्किट बना लो, चलो सर्किट बना लो, सर्किट बनाएंगे सब बच्चे। सुनना बेटा, ये AB वायर है और ये आपका अननोन EMF, और ये इतने से डायग्राम को सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं। ये जो इतना सा डायग्राम है बेटा, इसको सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं। दिस इज व्हाट योर सेकेंडरी सर्किट, ये आपका सेकेंडरी सर्किट होता है, ठीक है, सेकेंडरी सर्किट। स्टार्ट करें, आओ। ये J स्टैंड फॉर जॉकी, J स्टैंड फॉर, यहाँ पे J स्टैंड फॉर जॉकी है। हम करते क्या है, हमें इसका EMF निकालना है। जॉकी को मूव कराएंगे, जॉकी को लेफ्ट और राइट मूव कराने से ये जो X है ये वेरी करेगा। ऑन मूविंग
लेफ्ट और आओ बेटा, ऑन मूविंग लेफ्ट और राइट, जॉकी को लेफ्ट और राइट मूव करने से क्या होगा, एक्स वेरी करेगा। स्टोरी सुनना, एक्स वेरी करेगा, एक्स वेरी करेगा तो v इक्वल्स टू क्या होता है, के एक्स होता है, तो पोटेंशियल v वेरी करेगा, हाँ या ना। x को लेफ्ट लेके जाऊं या राइट लेके जाऊं तो x वेरी कर रहा है, x की वैल्यू चेंज हो रही है तो पोटेंशियल इधर वेरी, ठीक है। पोटेंशियल वेरी कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी वेरी कर रहा है, पोटेंशियोमीटर में डिफ्लेक्शन भी वेरी कर रहा है। इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तुम लोग एग्जॉस्ट हो गए होगे, मैं तो हो ही गई हूँ, तो बस इतना ही लिख लो, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। मैं थक गई एक्चुअली, तुम लोग तो आई डोंट नो मेरी कंटिन्यूसली 2 बजे से क्लास चल रही है तो आई एम प्रीटी एग्जॉस्ट, मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। इतना लिख लो बस कि x को वेरी करने से, जॉकी को मूव कराने से लेफ्ट और राइट x वेरी करेगा, और मूविंग लेफ्ट और राइट टू जॉकी x विल वेरी, x वेरी करेगा तो पोटेंशियल वेरी करेगा, पोटेंशियल वेरी करेगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन वेरी करेगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक लिख लो तो मुझे